नमस्कार, प्रीति चौहान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द रचना प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा शब्द रचना प्रक्रिया में उपसर्ग। तो उपसर्गों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण में शब्द रचना प्रक्रिया में उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाषा के लिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण भाषा के लिए क्या होते हैं? शब्द। क्या होते हैं भाषा के लिए महत्वपूर्ण? शब्द। ये भाषा में उसी प्रकार प्राण वायु का काम करते हैं जिस प्रकार शरीर में रक्त काम करता है। जिस प्रकार शरीर में रक्त काम करता है उसी प्रकार भाषा में क्या काम करते हैं? शब्द। किस तरह से? प्राणवायु की तरह से। ठीक है। शब्दों के माध्यम से ही भाषा सजीव और पुष्ट बनती है। सजीव और पुष्ट बनती है भाषा। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। शब्दों का निर्माण कई प्रकार से किया जा सकता है। शब्दों का निर्माण कई प्रकार से किया जा सकता है। शब्द रचना। आइए, शब्द रचना कितने प्रकार से हो सकती है? तो वो है 4 प्रकार। एक तो उपसर्ग द्वारा, दूसरा है प्रत्यय द्वारा, तीसरा है समास द्वारा और संधि द्वारा। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उपसर्ग द्वारा। ठीक है। उपसर्ग निम्नलिखित गद्यांश में रंगीन छपे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। समझना, निम्नलिखित गद्यांश में रंगीन छपे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आगे समझते हैं। गुरुकुल में आचार्य ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा कि सदा अधर्म, अनीति, अज्ञान आदि से दूर रहो। किसी का अनादर मत करो। अपने अनुचर, अनुसहचर आदि के साथ उचित व्यवहार करो। अत्याचार व अत्याचारी का विरोध करना अत्यंत आवश्यक है। स्वदेश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व भी न्यौछावर कर देना चाहिए। अब समझ में आया? रंगीन छपे हुए शब्दों को ध्यानपूर्वक से देखेंगे। ठीक है। उपयुक्त गद्यांश में रंगीन छपे शब्दों व शब्दांशों के मेल से किया गया है। जैसे शब्द, ये हैं शब्द और ये हैं मूल शब्द, ये हैं उपसर्ग। उपदेश, इसमें उपदेश आ रहा है ना गद्यांश में, तो इसका मूल शब्द होता है देश और उपसर्ग क्या है उपदेश में? उप। ठीक है। ऐसे ही अधर्म, पूरा शब्द है अधर्म, तो मूल शब्द क्या है इसमें? धर्म, और इसमें उपसर्ग क्या है? अ। ठीक है। ऐसे ही आगे है अनीति, तो मूल शब्द क्या है? नीति और उपसर्ग क्या है? अ। जैसे अज्ञान, पूरा शब्द है अज्ञान, तो मूल शब्द क्या है? ज्ञान। ज्ञान। ठीक है। और उपसर्ग क्या है? आ। ठीक है। आगे देखेंगे अनादर, तो मूल शब्द क्या है? आदर, तो इसका उपसर्ग क्या होगा? अन। ठीक है। शब्द है अनुचर और अनुचर का मूल शब्द है चर और उपसर्ग क्या है इसका? अनु। ठीक है। जैसे ही शब्द है अत्याचार और मूल शब्द अत्याचार का अचार। ठीक है। और इसमें उपसर्ग होगा अति। ठीक है। अब यहाँ पे है शब्द सर्वस्व, तो सर्वस्व में मूल शब्द है स्व और
उपसर्ग है सर्व। ठीक है, आगे समझते हैं। शब्द है स्वदेश और इसका मूल शब्द है देश, और उपसर्ग क्या है इसका? स्व। आगे समझते हैं। इन शब्दों को पढ़ने के बाद निम्नलिखित तथ्यों का पता चलता है। पहला है शब्दों का निर्माण उसके आरंभ में शब्दांशों का प्रयोग करके किया जाता है। ठीक है, शब्दों का निर्माण उसके आरंभ में शब्दांशों का प्रयोग करके किया जाता है। दूसरा समझेंगे, शब्दांश जोड़ने पर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे शब्दांश जोड़ने पर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे धर्म का हमने जोड़ दिया है ना, उपसर्ग जोड़ दिया तो अधर्म हो गया, विपरीत अर्थ दे रहा है। ठीक है, धर्म का अधर्म हो गया तो विपरीत अर्थ दे रहा है। तीसरा समझते हैं, एक शब्दांश के प्रयोग से कई शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एक ही शब्दांश के प्रयोग से कई शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे अधर्म, अनीति, अनाथ, अज्ञान आदि। ठीक है, आगे समझते हैं। चौथा, इन शब्दांशों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। इन शब्दांशों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये शब्द के आरंभ में जोड़े जाते हैं। कोई भी शब्द होता है, उपसर्ग कहाँ जोड़े जाते हैं? आरंभ में जोड़े जाते हैं। इस प्रकार हम इसका अर्थ जानेंगे, परिभाषा जानेंगे। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर, है ना, शब्द के आरंभ में जुड़कर, शब्दांश जो होते हैं शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वे क्या कहे जाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में प्रयुक्त उपसर्ग कितने होते हैं? संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उर्दू फारसी के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है, संस्कृत के उपसर्गों के बारे में जानेंगे। तो आइए, उपसर्ग हैं, उनका अर्थ है और उदाहरण है। जैसे अ उपसर्ग है तो अभाव, अर्थ नहीं। ठीक है, उदाहरण है अधर्म, अज्ञान, अनाथ, अकाल। ठीक है, दूसरा है उपसर्ग अति, तो अर्थ है अधिक, और उदाहरण है अत्याचार, अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्यंत। आगे है तीसरा अनु, अर्थ है नहीं, अभाव, और उदाहरण है अनर्थ, अनादर, अनशन और अनाचार। चौथा है उपसर्ग अनु, अर्थ है पीछे, और उदाहरण है अनुचर, अनुकूल, अनुसार, अनुमान। उपसर्ग है पांचवा अप, और अर्थ है बुरा, हीन, अपूर्ण। उदाहरण है अपशब्द, अपमान, अपहरण, अपकार। उपसर्ग है छठा संस्कृत का अभि, अर्थ है चारों ओर या सामने। ठीक है, और उदाहरण है अभिनय, अभिप्राय, अभियुक्त, अभियोग। ठीक है, अब सातवां उपसर्ग है अव, और अर्थ है नीचे, बुरा, हीन। उदाहरण है अवकाश, अवगुण, अवसर, अवमानना। ठीक है, अवमानना। आठवां है आ उपसर्ग संस्कृत का, फिर अर्थ है इसका तक, लेकर। उदाहरण है आजन, आमरण, आदान, आक्रमण। नौवां है
उपसर्ग संस्कृत का अर्थ है ऊंचा, ऊपर, श्रेष्ठ। उदाहरण है उत्तम, उत्थान, उत्कर्ष, उद्धार। 10वां है उपसर्ग संस्कृत का उप, अर्थ है छोटा, पास। उदाहरण है उपनाम, उपवाक्य, उपदेश, उपवन। आगे है उपसर्ग संस्कृत का दुर, अर्थ है बुरा, कठिन। उदाहरण है दुर्गम, दुर्जन, दुराचार, दुर्घटना, दुष्कर्म, दुष्कर, दुष्प्रभाव। आगे है नी, उपसर्ग संस्कृत का नी, अर्थ है नीचे, निषेध, भली भांति। उदाहरण है निपुण, निवास, नियुक्त, नियम। आगे है उपसर्ग संस्कृत का निर। निर का अर्थ होता है बाहर, बिना। और उदाहरण है निर्गुण, निराकार, निर्माण, निर्धन। आगे संस्कृत का उपसर्ग है निश। निश का अर्थ होता है नहीं, बिना। और उदाहरण होता है निसंतान, निश्चल, निस्तेज, निश्चय। संस्कृत का आगे उपसर्ग है परा, अर्थ होता है उल्टा, पीछे। और उदाहरण होता है पराक्रम, पराधीन, पराजय। आगे है संस्कृत का उपसर्ग परि। परि का अर्थ होता है आसपास, चारों ओर। उदाहरण है परिवर्तन, परिवार, परिक्रमा, परिणाम। प्र उपसर्ग है संस्कृत का प्र, का अर्थ है अधिक, आगे। उदाहरण है प्रभाव, प्रहार, प्रकार, प्रबल। और संस्कृत का आगे एक और उपसर्ग है प्रति, और अर्थ होता है उसका हरेक, उल्टा। उदाहरण है प्रतिक्रिया, प्रतिशोध, प्रतिदिन, प्रतिदिन। आगे है उपसर्ग संस्कृत का वी, अर्थ होता है विशेष, अलग, उल्टा। उदाहरण है विचार, विजय, विदेश, विज्ञान। आगे है उपसर्ग संस्कृत का सम। सम का अर्थ होता है अच्छा, पूर्ण, अधिकार। उदाहरण है सम्मान, संपूर्ण, संबंध, संवाद। आगे है संस्कृत का उपसर्ग सा। सा का अर्थ होता है साथ, सहित। उदाहरण होता है सकुशल, सजल, सनाथ, सपरिवार। आगे है संस्कृत का उपसर्ग सु। सु का अर्थ होता है अच्छा, अच्छा, अच्छा का उदाहरण सुपात्र, सुपुत्र, सुगम, सुयोग। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।